आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन में देखेंगे किस तरह से हम लोग AWS पे माइग्रेट करते हैं। ऑन प्रेमाइसेस जो डेटा सेंटर्स होते हैं उनको कैसे माइग्रेट करते हैं AWS क्लाउड पे। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि माइग्रेशन होता क्या है। तो माइग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मूविंग डेटा, एप्लीकेशन और अदर बिजनेस कंपोनेंट्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन on-premises infrastructure to the cloud or moving them from one cloud services to another. मीन्स अगर आपके पास कोई डेटा है, जैसे मान लेते हैं कि आपका एप्लीकेशन है, या फिर हो सकता है कि आपके कंपनीज के डेटा हो, या फिर आपका एप्लीकेशन हो जैसे वेबसाइट हो गया, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो गया जो आपके ऑन प्रेमाइसेस में चल रहे हैं, वो डेटा वो एप्लीकेशन हो गया, या फिर कोई और भी जैसे आपका बिजनेस या फाइनेंशियल से रिलेटेड, या फिर अदर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट है जिसको आप अ, अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑन प्रेमाइसेस से AWS क्लाउड पे या फिर किसी भी क्लाउड पे, इट्स नॉट अबाउट AWS क्लाउड, ये किसी भी क्लाउड पे आपको अगर माइग्रेट करना है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड AWS माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक प्लेस से डेटा को और एप्लीकेशंस को लेके दूसरे प्लेस पे जाना, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना, दैट्स कॉल्ड माइग्रेशन। ठीक है, देखो, ज़रूरी नहीं है कि ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर से ही सारा डेटा हो सकता है कि आपका जो एप्लीकेशन है, यानी कि आपके क्लाइंट का एप्लीकेशन है, हो सकता है कि रैक स्पेस पे हो, या हो सकता है कि गूगल गोडैडी पे हो, या हो सकता है कि एज्योर पे हो, गूगल क्लाउड पे हो, और उनको अपना डेटा AWS पे लेके आना है, AWS के प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। उनको किसी भी तरह से ऐसा लगता है कि मैं इस पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा, या फिर ऐसा लगता है कि भाई मेरी कॉस्टिंग ज़्यादा है, या फिर मैं मैनेज नहीं कर पा रहा, या फिर मेरे पास रिसोर्स नहीं है जो जिसको मैनेज कर सके, तो मैं AWS पे लेके आना चाहता हूँ। तो इस कंडीशन में भी हो सकता है कि माइग्रेशन ऑन प्रेमाइसेस टू क्लाउड ना हो सकता है कि क्लाउड टू क्लाउड हो। ठीक है, जी सर। लेकिन मेरे जो इस ये कंसिडरेशन है, ये जो एग्जांपल्स हैं, इसमें बेसिकली मैं ऑन प्रेमाइसेस यानी कि जो कंपनीज के डेटा सेंटर्स हैं वहाँ से डेटा माइग्रेट कर रहे हैं क्लाउड पे। तो देखो, कॉन्सेप्ट सबका सेम ही होता है, बट थोड़ा बहुत मूव करने का तरीका अलग होता है, टूल्स मूव करने का तरीका अलग होता है, टूल्स अलग हो सकते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट अलग हो सकते हैं, बट जो डेटा माइग्रेट करने की बात है, एप्लीकेशन माइग्रेट करने की बात है, ये सब कुछ जो है कोर कॉन्सेप्ट जो है वो सिमिलर ही रहेगा, चाहे वो क्लाउड टू क्लाउड माइग्रेशन हो या फिर ऑन प्रेमाइसेस टू क्लाउड माइग्रेशन हो। ठीक है, जी सर। सो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, वो व्हाई शुड आई कंसीडर ऑन प्रेमाइस टू क्लाउड माइग्रेशन। तो इसमें बेसिकली क्या मुझे मतलब या आपको सीखने को मिलेगा। तो मॉडर्नाइज करंट IT एसेट बेस, मतलब बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो पुराने मतलब रूल्स और रेगुलेशंस के बेसिस पे अपना IT इंफ्रास्ट्रक्चर रखा हुआ है, और आज जो है मॉडर्न टाइम है जो कि क्लाउड है, और फिर और बहुत सारे क्लाउड्स मार्केट में है, या फिर बहुत सारे ऐसे टूल्स मार्केट में आ गए हैं जो कि आपके IT इंफ्रास्ट्रक्चर्स को एक अच्छी एक अच्छे मुकाम दे सकते हैं, अच्छे कैटेगरीज दे सकते हैं आप परफॉर्मेंस वाइज या सिक्योरिटी वाइज। तो इस तरीके से इसलिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ऑन प्रेमाइसेस बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनके IT एसेट्स जो है वो पुराने हैं, और उनको मॉडर्न मतलब आज के टाइम के टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना है, तो उसको बेसिकली कंसीडर करना चाहिए, क्लाउड माइग्रेशन मतलब क्लाउड पे माइग्रेट करने के लिए कंसीडर करना चाहिए उनको। ठीक है, उसके बाद प्रिपेयर फॉर फ्यूचर नीड्स मतलब आज जो है सिक्योरिटी में नए नए रूल्स आ गए हैं, सिक्योरिटी में नए नए क्राइटेरियाज आ गए हैं, चाहे वो स्पेस वाइज हो, स्पीड वाइज हो, परफॉर्मेंस वाइज हो, या फिर अदर टेक्नोलॉजी के साथ मतलब फुट स्टेप्स करने हो। तो उस कंडीशन में आपको फ्यूचर रेडी रहना है, तो उस कंडीशन में भी आपको क्लाउड माइग्रेशन करना चाहिए। लोअर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, आजकल जो है हम एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए मे बी हम लोग 5 lakhs 10 lakhs डिप्लॉय कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। या फिर कॉस्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो IT एसेट्स में हम बहुत सारे ऐसे सर्वर्स खरीदते हैं, या फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस खरीदते हैं जिसकी जो कॉस्टिंग है थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उस कंडीशन में हम क्लाउड माइग्रेशन पर अगर हम आते हैं
तो हमें वो नेटवर्किंग के जो चार्जेस हैं, खर्चे हैं, वो कम हो जाते हैं बहुत। सर्वर्स के खर्चे हो जाते हैं, वो भी बहुत कम हो जाते हैं, जो कि हमने पूरे कोर्स के दौरान देखा था। करेक्ट। यस सर। उसके बाद इंक्रीज बिजनेस एजिलिटी। यहाँ पे क्या है कि बिजनेस इंक्री जो हमारे जो डाउन टाइम्स हैं या फिर जो परफॉर्मेंस है या फिर हमेशा 24/7 अप टाइम का जो बॉन्डिंग है वो हम दे सकते हैं बिकॉज ऑफ क्लाउड प्लेटफॉर्म। उसका डिज़ास्टर रिकवरी हमारे लिए इजी हो जाता है। जनरली टर्म्स में लोग क्या करते थे कि आईटीज में डिजास्टर रिकवरी के लिए क्या करते थे कि पूरा का पूरा डेटा सेंटर क्लोन कर देते थे। जैसे उनका एक डेटा सेंटर है, उनमें एप्लीकेशन सब कुछ चल रहा है, और उनको डिजास्टर रिकवरी के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वो क्या करते थे कि जैसे नोएडा में या फिर कहीं पे उनका डेटा सेंटर है, तो उनका अगला डेटा सेंटर एक शहर के दूसरे शहर में होता था ताकि डिजास्टर रिकवरी हो सके। या फिर जोग्राफिकली डिफरेंट लोकेशंस, एक गुड़गांव में है तो एक नोएडा में, इस तरह से लोग करते थे डिजास्टर रिकवरी के लिए। तो सेम सेटअप बैठाना पड़ता था। और आप देख लो कि एक बैकअप के लिए, मतलब एक पूरा एप्लीकेशन है जो चल रहा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर डिजास्टर रिकवरी करना है तो लोग क्या करते थे कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते थे दूसरे डेटा सेंटर्स में। तो वो आइडल पड़ा हुआ है, वो डेटा जो डिजास्टर रिकवरी के लिए जो हमने बैकअप बनाया है दूसरे डेटा सेंटर में, वो आइडल पड़ा हुआ है या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे हमने कॉस्टिंग इन्वेस्टमेंट की है, बट बिजनेस का कोई आउटपुट नहीं है वहाँ पे, वो लॉस, मतलब लॉस ही है वो बेसिकली, अभी फिलहाल जब तक वो डिजास्टर नहीं होता। तो हम कम खर्चे में भी वो डिजास्टर रिकवरी का प्रोसेस कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, तो बिकॉज ऑफ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। और सिक्योरिटी। सो क्लाउड माइग्रेशन में क्या है, क्लाउड प्लेटफॉर्म में क्या है कि आप तो अपने कंपनीज को सिक्योर करने के लिए, आईटी एसेट्स को सिक्योर करने के लिए आप काम तो कर ही रहे हो, साथ साथ क्लाउड की टीम भी आपके साथ काम करती है अपने प्लेटफॉर्म पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप डबल सिक्योर हो जाते हो कि भाई हमने भी काम किया है और क्लाउड के प्लेटफॉर्म टीम ने भी क्लाउड की टीम ने भी काम किया है। तो सिक्योरिटी की देखा जाए तो सिक्योरिटी हमें बेस्ट सिक्योरिटी मिल सकती है अगर हम क्लाउड पे आते हैं तो। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किस तरह से ऑन प्रीमाइसेस सर्वर्स को या फिर एप्लीकेशंस को माइग्रेट कर सकते हैं AWS क्लाउड पे। तो माइग्रेटिंग, अगर आपको माइग्रेशन करना है एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन या डेटा को AWS क्लाउड पे, तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी होगी। ठीक है। बिफोर माइग्रेशन, ड्यूरिंग माइग्रेशन एंड आफ्टर माइग्रेशन, ये 3 फेज हैं। तीनों फेजेस में अलग अलग हम पैरामीटर्स पे काम करते हैं। तो पहला है बिफोर माइग्रेशन। तो बिफोर माइग्रेशन में हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारा जो ऑन प्रीमाइसेस पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, चल रहा है, या फिर वहाँ पे क्या क्या है, वो चीज़ें हम इन्वेंट्री तैयार करते हैं बिफोर माइग्रेशन में। ड्यूरिंग माइग्रेशन में हम कोई टूल यूज़ करते हैं या कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिसके तरीके से ये जो हमने इन्वेंट्री बनाई है, ये पूरी इन्वेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को हम उठा के क्लाउड पे ले जा सकें। और आफ्टर माइग्रेशन में क्या होता है कि हम वैलिडेशन करते हैं। ठीक है। सर आफ्टर माइग्रेशन में क्या सॉरी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये आफ्टर माइग्रेशन वाला मतलब उसका आफ्टर क्या माइग्रेशन में जो, मतलब इन्वेंट्री, ये दोनों का वैलिडेशन करते हैं, दोनों स्टेप्स की वैलिडेशन होती है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है एप्लीकेशन, या जो जो हमें लेके आना था वो सब आ गए कि नहीं आ गए। ये सारा होता है आफ्टर माइग्रेशन। ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, ये सब चीज़ आगे देखते हैं, हम बढ़ते हैं, तीनों को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट्स है कि हम लोग बात करेंगे बिफोर AWS माइग्रेशन स्टेज। तो पहला स्टेज में हम लोग एंटर कर चुके हैं। तो पहले स्टेज में क्या है कि हमें ये गोल्स मैंने सेट किए हैं। तो पहले गोल्स में क्या होता है कि द गोल ऑफ माइग्रेशन टू क्लाउड। तो सबसे पहले हमें टारगेट डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है बेसिकली। ठीक है। बिफोर AWS माइग्रेशन हमें गोल डिसाइड करना है कि हम माइग्रेट कर रहे हैं तो हमारा गोल क्या क्या होना चाहिए। तो पहला गोल है, मान लेते हैं पहला गोल हम एज्यूम करते हैं कि मेरी बिजनेस ग्रो कर रही है। मेरी बिजनेस, पहले मेरे पास मेरा एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, और उस वेबसाइट पे मेरे पास 500 यूज़र थे और मैं आसानी से काम कर पा रहा था, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट अब क्या हो रहा है कि मेरे बिजनेस बढ़ रहे हैं, मेरे जो यूज़र्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो
500 से 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख ऐसे हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमारा जो साइट मैनेजमेंट है वो बेसिकली मुश्किल मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, या फिर हमें एसेट्स ऐड करने पड़ते हैं, या फिर बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो यूज़र ग्रो करता है, तो यूज़र ग्रो करता है तो होता क्या है कि एप्लीकेशन जो है बढ़ने की वजह से या फिर यूज़र ट्रैफिक बढ़ने की वजह से मेरा एप्लीकेशन डाउन चला जाता है हाई ट्रैफिक की वजह से। सो इस कंडीशन में मैं क्या करूँ, मेरा ये गोल है, पहला गोल तो ये है मेरी बिजनेस की। तो उस कंडीशन में या तो आप पब्लिक क्लाउड पे जाओ या प्राइवेट क्लाउड पे जाओ, ये दो ऑप्शन है आपके पास। दूसरा गोल आपका ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है ऑन प्रीमाइसेस पे, डेटा सेंटर्स में मेरे जो डेटा सेंटर थे उसके स्टोरेज पे मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लेकिन फिर भी जो मेरा डेटा है वो बेसिकली अकम्प्लिश नहीं हो पा रहा, मैं उसको मेरा जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही, मुझे और इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो उस कंडीशन में यार मुझे क्लाउड पे जाना चाहिए। तो वहाँ पे भी जैसे ऑन प्रीमाइसेस है और उनको स्टोरेज क्लाउड पे चाहिए, तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिड। तो ऑन प्रीमाइसेस और क्लाउड अगर इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग हाइब्रिड क्लाउड बोलते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं और ये दो मेरी रिक्वायरमेंट हो सकती है किसी भी तो ये मेरे गोल सेट्स हैं। दूसरा है हम माइग्रेशन करने से पहले हमें स्टाफ को ट्रेनिंग देनी होगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे स्टाफ ट्रेनिंग पे। तो स्टाफ ट्रेनिंग बेसिकली हमें करनी होती है कि हमें क्लाउड पे जाना है तो हमारे जो स्टाफ्स हैं आईटी या फिर आईटी के स्टाफ्स हैं उनको हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, बतानी चाहिए कि एडब्ल्यूएस पे कैसे काम होता है, एडब्ल्यूएस क्या है, ये सारी चीज़ें हमें ट्रेन करनी होती हैं। उसके बाद सेलेक्टिंग राइट पार्टनर्स। तो हमें बेसिकली क्लाउड क्लाउड के पार्टनर सेलेक्ट कर मतलब क्लाउड सेलेक्ट करना है कि कौन सा क्लाउड हमें चाहिए। बेसिकली अभी तक तो हमने ये डिसाइड किया है कि हमें क्लाउड पे जाना है, चाहे वो हाइब्रिड क्लाउड हो या फिर क्लाउड हो। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है, गोल, क्या ये मेरे दोनों गोल हैं, ये मेरा कौन सा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हमें दे सकता है, वो चीज़ हमें देखनी है। तो वेल इफ़ यू हैव द राइट पार्टनर्स फॉर मैनेज्ड एडब्ल्यूएस बाय योर साइड, लेट्स से हमने एडब्ल्यूएस का सेलेक्ट किया और मेरे स्टाफ के साथ साथ मुझे एक पार्टनर भी सेलेक्ट करना है। पार्टनर इन द सेंस कि अगर हमारे जो स्टाफ्स हैं वो दे आर नॉट कैपेबल ऑफ माइग्रेटिंग ऑन प्रीमाइसेस इन एप्लीकेशन और डेटा ऑन टू AWS क्लाउड, देन हमें एक पार्टनर की ज़रूरत है। पार्टनर इन द सेंस कि कोई थर्ड पार्टी आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि आईटी क्लाउड माइग्रेशन पे स्पेशलिस्ट हैं, हमने उनको हायर किया और उस कंडीशन में जो उनके इंजीनियर्स है वो काम करेंगे हमारे लिए। और बेसिकली दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट द राइट पार्टनर्स। द जर्नी विल बी स्मूथर एंड मोर इफेक्टिव, बट हाउ टू फाइंड योर AWS सोलमेट, ठीक है। सो दिस इज द बिग क्वेश्चन। सो मेक श्योर दैट यू हैव अ राइट पार्टनर्स अगेन। सो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जैसे कि लुक्स फॉर द वंस हैविंग द टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड गुड एक्सपीरियंस इन माइग्रेटिंग AWS। यानी कि हम ये देखेंगे कि हमारे जो पार्टनर्स हैं उन्होंने कितने। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड पार्टी पार्टनर्स। अगर आपकी कंपनी में कोई इंजीनियर नहीं है जो कि क्लाउड माइग्रेशन को हैंडल कर सके तो हमें थर्ड पार्टी पार्टनर्स में जाना होगा, थर्ड पार्टी कंपनी पे जाना होगा और ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी, कितना एक्सपीरियंस कितना है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स उसने यूज़ किए डिप्लॉय किए हैं, कौन कौन सा एजाइल मेथड यूज़ किया है मूव करने के लिए, या फिर check on if your cloud partner can have facilitate or operational model by you plan on adopting, since the AWS certified partners have the right expertise to assist in hassle free migrations। तो ये बेसिकली कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं जिससे आपको ये हेल्प मिलेगा कि आप एक राइट पार्टनर्स को सेलेक्ट कर पाओ। बट यू आर गोइंग टू बी इंजीनियर ऑफ AWS, so you don't have to worry about it. You can think of you don't have to think about selecting right partners for you. But if your company is willing to do that, it's okay. But as an engineer you don't need this third part, right? So let's move on the next। अब Okay, हम sir. बात करते हैं ड्यूरिंग माइग्रेटिंग टू AWS। So before further moving to how of the cloud migration process, here is the formula suggested by AWS to determine how much data can be transferred and how fast। So देखिए, कब जब भी आपको ऐसा लगता है, जब भी आप माइग्रेशन करते हैं तो आपके माइग्रेशन में आपका एप्लीकेशन हो सकता है और एप्लीकेशन का डेटा हो सकता है, या एप्लीकेशन के कोड हो सकते हैं, या फिर एप्लीकेशंस के लॉग्स हो सकते हैं, तो या फिर एप्लीकेशंस के अदर कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिसमें डेटा हो।
तो कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है डेटा से, और आपका डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो द फर्स्ट पॉइंट वुड बी, बिफोर आई मीन ड्यूरिंग माइग्रेशन, यू हैव टू थिंक अबाउट डेटा. आप कैसे अपने ऑन प्रीमाइसेस, जो डेटा है आपके ऑन प्रीमाइसेस पे, उसको आप कैसे AWS पे लेके जा सकते हैं. तो जैसे कि एक फॉर्मूला दिया गया है AWS पे कि कितना फास्टर और कितना, मतलब हम डेटा भेज सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं. तो नंबर ऑफ डेज, ये डेज काउंटिंग है, जो कि आप अगर अपने ऑन प्रीमाइसेस से डेटा लेके जाते हो तो कितना टाइम लगेगा. तो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल बाइट्स या फिर मेगाबाइट्स पर सेकेंड, यानी कि जितना स्पीड, कितनी स्पीड है आपके इंटरनेट की, कितना आप अपलोड कर सकते हो डेटा. तो ये एक फार्मूला है. तो इस फार्मूले के बेसिस पे हम डेज कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मान लेते हैं कि आपके पास 10 TB का डेटा है, तो 10 TB के डेटा को अगर AWS पे लेके जाना है तो आपको कितना दिन लगेगा. तो ये बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द डेज ऑफ ट्रांसफरिंग योर डेटा ऑन AWS क्लाउड. सो इतना टाइम आपको, जैसे मान लेते हैं कि 10 TB है, तो इस कैलकुलेशन के बेसिस पे अगर आपको 1 महीना लगता है, तो ये डेटा ट्रांसफर करने में आपको 1 महीना लगेगा. तो आपको क्लाइंट को बताना है कि भाई आपके डेटा को ट्रांसफर करने में इतना दिन लगेगा. बहरहाल अभी आप फ्रेशर हो, तो ये पॉइंट्स में भी आपके पास ना आए, आपके सामने ना आए, क्योंकि आप एक्सपीरियंस नहीं हो, और माइग्रेशन का काम हम एक्सपीरियंस को देते हैं. बट you can be a part of this migration process, क्योंकि आपको हो सकता है कि माइग्रेट करने के लिए दे दिया जाए या डेटा कॉपी करने के लिए दे दिया जाए. बट कितने दिन लगेंगे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. बट दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज, कि अगर आपको कभी ऐसा सिचुएशन पड़ जाता है, यू यू वुड बी कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग दिस इंफॉर्मेशन. तो ये हो गया. सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि AWS माइग्रेशन, ड्यूरिंग द माइग्रेशन का ही स्टेप्स हैं. तो AWS माइग्रेशन 5 क्लाउड माइग्रेशन स्टेप्स. तो जब आप माइग्रेशन कर रहे हो तो आपको ये 5 चीज़ें दिमाग में रखनी है और उसको इम्प्लीमेंट करना है. पहला है प्लानिंग एंड असेसमेंट्स. तो प्लानिंग एंड असेसमेंट्स में आप समझ सकते हो कि जो AWS का ऑन प्रीमाइसेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्या क्या है हमारे पास, और AWS पे हम कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ करेंगे. जैसे कि हो सकता है कि मैं EC2 यूज़ करूँ, RDS यूज़ करूँ, S3 यूज़ करूँ, क्लाउड फ्रंट यूज़ करूँ, हो सकता है कि मैं क्लाउड वॉच यूज़ करूँ. सो वी हैव टू असेस ऑन AWS क्लाउड कि कौन कौन सी हम सर्विसेज यूज़ करने वाले हैं AWS के ऊपर. तो ये दिस विल द प्लानिंग एंड असेसमेंट फेज. और दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब एक बार जब फुल प्रूफ प्लान बन जाता है और असेसमेंट प्लान बन जाता है, तो हमारा जो माइग्रेशन प्रोसेस है वो आसान हो जाता है. ठीक है. सो ये प्लानिंग एंड असेसमेंट हो गया. दूसरा पॉइंट है माइग्रेशन टूल्स. सो AWS पे बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि माइग्रेशंस के लिए यूज़ किया जाते हैं. तो हम उसको देख सकते हैं AWS के ऊपर कि कौन कौन से टूल्स हैं. अगर हम सर्च करेंगे माइग्रेशन टूल के नाम से, सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे सर्च मारूँ AWS माइग्रेशन टूल्स, सो देखो यहाँ पे लिस्ट है, AWS माइग्रेशन टूल्स की लिस्ट है यहाँ पे दिए हुए हैं किसी ने. ठीक है. तो ये टूल्स हैं. और अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊँ, क्लाउड माइग्रेशन पॉइंट्स में अगर जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है. ओके. सो ये 3 ऑप्शन है जहाँ पे आप टूल्स देख सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे माइग्रेशन के जो भी टूल्स हैं वो यहाँ पे दिखेंगे. ठीक है. तो ये सारे टूल्स हैं जो कि अगर मैं बात करूँ डिस्कवरी एंड प्लानिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो इसके टूल्स आ रहे हैं. यहाँ पे जो कैप्चरिंग एंड एनालाइज परफॉर्मेंस डेटा यूजेस एंड मॉनिटरिंग डिपेंडेंसीज, ये सारी चीज़ें अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो इसके टूल्स आ रहे हैं. ठीक है. ये सारे टूल्स हैं जिसको यूज़ करके हम माइग्रेशन का काम कर सकते हैं. तो आगे भी हम टूल्स के लिस्ट देखेंगे AWS के, तो बात करेंगे उस पर हम लोग. उसके बाद AWS क्लाउड स्टोरेज ऑप्शंस. तो अगर हमें जो डेटा कॉपी करनी है, मूव करनी है, वो बेसिकली हमारे पास कौन कौन से स्टोरेज ऑप्शंस हैं AWS के ऊपर, वो हमें पता होना चाहिए. जैसे कि हमारे पास है
EFS है, S3 है, उसके बाद हमारे पास है EBS है। तो ये सारे क्लाउड स्टोरेज ऑप्शंस हैं, ये हमें पता होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन स्ट्रेटजी, तो हमें स्ट्रेटजी अपनानी है कि किस तरह से हमें डेटा को कॉपी करनी है, किस तरह से हमारे एप्लीकेशन आएंगे, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बाद में क्या आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है, टेस्टिंग करनी है, ये सारी चीज़ें माइग्रेशन स्ट्रेटजी में आती हैं। उसके बाद एप्लीकेशन माइग्रेशन ऑप्शंस भी आते हैं, यूज़ करने होते हैं हमें कि AWS पे माइग्रेशन ऑप्शंस हैं हमारे पास कि AWS के एप्लीकेशन को AWS पे लाने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे हैं जो कि हम एक एक करके आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा था प्लानिंग एंड असेसमेंट। तो प्लानिंग एंड असेसमेंट में हम तीन चीज़ों पे फोकस करते हैं। एक होता है हमारा फाइनेंशियल असेसमेंट, दूसरा होता है सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस असेसमेंट, उसके बाद हम टेक्निकल एंड फंक्शनल असेसमेंट पे काम करते हैं। तो फाइनेंशियल्स में हम ये देखते हैं कि हमें प्री एस्टिमेटेड कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मे बी मैंने आपको बताया था कि AWS कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। तो AWS कैलकुलेटर यूज़ करके आप देख सकते हो कि कौन से रिसोर्स का कितना चार्ज हमें देना पड़ेगा, कितने दिनों के लिए हमें चाहिए, डेटा हमारा कितना है। ये सारी चीज़ें आप बेसिकली कैलकुलेशन करते हो। तो बिफोर डिसाइडिंग ऑन प्रीम टू क्लाउड माइग्रेशन यू नीड टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ मूविंग डेटा टू AWS क्लाउड, and a careful and detailed analysis is required to weigh the financial consideration of on-premises data center versus employing cloud-based infrastructures. So this is also very important. So the first factor should be financial assessment कि कितना हमें खर्चा ऑन प्रीमाइस पे पड़ता है और कितना हमें कॉस्टिंग पड़ेगी AWS क्लाउड के ऊपर या फिर किसी भी क्लाउड के ऊपर। तो ये फाइनेंशियल असेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हमारा सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस। So the second phase of very important thing is very much is security. So overall risk कितना होगा, उसके बाद मेन कंसर्न्स अराउंड अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ योर डेटा। यानी कि अगर आप क्लाउड पे आते हो तो कितना अवेलेबल रह सकता है, ड्यूरेबल कितना रह सकता है, और डेटा मेरा कितना सेफ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस असेसमेंट के दौरान देखनी होती हैं। उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं कि हो सकता है कि डीडोस अटैक हो, या फिर हो सकता है कि मेरा हैकिंग हो जाए या फिर कुछ भी। ये सिक्योरिटी थ्रेट्स पे हमें काम करना होता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑप्शंस अवेलेबल टू रिट्रीव ऑल डेटा बैक फ्रॉम द क्लाउड। अगर मान लेते हैं कि कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे क्लाउड पे नहीं रहना, या फिर क्लाउड पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मेरे पास ऑप्शन होने चाहिए कि भाई मुझे ऑन प्रीमाइस पे वापस अगर आना है तो मैं कैसे आऊँ। तो मतलब वापस आने का भी रास्ता पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकल एंड फंक्शनल असेसमेंट पे, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि विच एप्लीकेशन एंड डेटा टू मूव इनटू द क्लाउड फर्स्ट। सो ये चीज़ है कि हमें सबसे पहले कौन सा एप्लीकेशन लेके जाना है, किसकी डिपेंडेंसी ज़्यादा है, वो चीज़ें हम इस पे बात करते हैं। एंड विच डेटा टू ट्रांसफर लेटर, तो पहले कौन सा डेटा जाएगा, एप्लीकेशन जाएगा, कौन सा एप्लीकेशन बाद में या डेटा बाद में जाएगा। विच एप्लीकेशन शुड रिमेन इन हाउस, मतलब कौन, अगर ऑन प्रीमाइसेस से हम जा रहे हैं क्लाउड के ऊपर तो कौन सा एप्लीकेशन हमें ऑन प्रीमाइसेस पे हो सकता है। देखो मेरी सिक्योरिटी बेस्ड कंपनी है और मेरा कुछ ऐसा डेटा है जो कि मैं क्लाउड पे नहीं भेजना चाहता, पब्लिक नहीं करना चाहता। देखो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो होता नहीं है, बट बहुत सारी कंपनीज के दिमाग में ये होता है कि हाँ मुझे इस तरह का डेटा, मुझे एप्लीकेशन जो है मुझे क्लाउड पे भेजना ही नहीं है, तो वो ऑन प्रेमाइसेस पे ही हम छोड़ देते हैं। तो ये बेसिकली टेक्निकल फैक्टर्स हैं कि हमें कौन सा लेके जाना है और क्या लेके नहीं जाना। और अगर हम नहीं लेके जाते हैं तो ये जो दो गए हैं ऊपर क्लाउड पे, उनका अगर मान लेते हैं कनेक्टिविटी इस एप्लीकेशन से है, तो ये कनेक्टिविटी कैसे एस्टेब्लिश होगी। तो इन सब चीज़ों टेक्निकल पहलू पे हम लोग देखते हैं कि हाँ क्या क्या हमें देखना है, कौन सी कनेक्टिविटी कहाँ से रहेगी, और ये सारे फैक्टर्स हम लोग चेक करते हैं। तो ये आपका हो गया टेक्निकल एंड फंक्शनल असेसमेंट्स। अब हम बात करते हैं माइग्रेशन टूल्स की। तो सबसे पहला होता है कैटेगरी अनमैनेज्ड क्लाउड डेटा माइग्रेशन टूल्स। अनमैनेज्ड इन द सेंस कि मैं कोई भी थर्ड पार्टी टूल यूज़ कर लूँ, मैं AWS का यूज़ नहीं कर रहा कोई भी टूल, मैं सिंपली कमांड यूज़ कर रहा हूँ, मैं सिंपली स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ, मैं सिंपली थर्ड पार्टी टूल यूज़ कर रहा हूँ डेटा क्लाउड पे डेटा ले जाने के लिए। तो जैसा कि अनमैनेज में जैसे कि है कि आपने ऑन प्रीमाइसेस डेटा को लेके ग्लेशियर पे जाना है, तो आपने कोई कमांड वमांड यूज़ कर लिया फिर, या GUI यूज़ कर लिया, तो जिससे आप डेटा लेके चले गए। उसके बाद आप जो हमने कमांड AWS कमांड लाइन पढ़ी थी, जिसपे हम लोग S3 पे डेटा कॉपी कर पा रहे थे, डेटा डाउनलोड कर पा रहे थे, तो ये बेसिकली कमांड यूज़ कर सकते हैं हम लोग।
या फिर आर सिंक कमांड होते हैं जो कि डेटा सिंक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये चीज़ है, ये अनमैनेज्ड है। बट अगर हम दूसरा टॉपिक पे देखें, मैनेज अमेजन मैनेज्ड क्लाउड माइग्रेशन टूल्स, तो ये टूल्स कुछ टूल्स हैं जो कि डाटा माइग्रेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक तो है डायरेक्ट कनेक्ट। तो डायरेक्ट कनेक्ट बेसिकली बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होता है, ये छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है। यू मतलब कर सकते हैं, बट इसकी कॉस्टिंग इतनी होती है कि आप इसको अब बिजनेस यूज़ केस नहीं दिखा सकते। अगर आपका छोटा बिजनेस है या फिर आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 2 लाख 3 लाख का है या 4 लाख का है, तो उस कंडीशन में अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट कनेक्ट कॉस्टली बहुत होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप मैनेज बिजनेस जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते डायरेक्ट कनेक्ट पे। तो हम इसको आउट ऑफ द बॉक्स रखते हैं। बट अगर आप बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे हैं तो दिस विल बी द पार्ट ऑफ माइग्रेशन ऑल्सो, डायरेक्ट कनेक्ट। तो डायरेक्ट कनेक्ट में होता क्या है कि आपका ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर्स और आपका जो AWS क्लाउड का डेटा सेंटर, जैसे आपका एक डेटा सेंटर है नोएडा में और जो AWS का डेटा सेंटर है वो कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। तो दोनों के बीच में अगर डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, अभी तो ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, हम ब्राउजर पे जाते हैं, कुछ भी डाउनलोड या अपलोड कर देते हैं, तो हम लोग ब्राउज इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यही चीज़ डायरेक्टली करना चाहते हैं तो हमें एक लीज लाइन चाहिए जो कि हमारे नोएडा के डेटा सेंटर से लेके मुंबई के डेटा सेंटर तक जाएगा। तो आप बताओ कि जो ये कनेक्टिविटी हम बना रहे हैं कितना खर्चीला होगा, खर्चा होगा। तो इस कंडीशन में ये कॉस्टली होता है। लेकिन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर माइग्रेशन में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। दूसरा है स्नोफॉल। स्नोफॉल क्या है कि स्नोफॉल एक तरह का, समझ लो कि एक बॉक्स होता है। अगर मैं दिखाऊं थोड़ा पिक्चर आपको, स्नोबॉल इमेजेस। देखो ये स्नोबॉल इस तरह का दिखता है। तो अगर आप स्नोबॉल में क्या होता है कि आप के पास बहुत डेटा है, मतलब 40 TB इंटरनेट से 10 TB या ये 40 TB डेटा कॉपी करना मुश्किल है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मेरा डेटा सेंटर है नोएडा में और मुझे 40 TB या 100 TB डेटा कॉपी करनी है AWS के S3 बकेट में। तो उस कंडीशन में मैं इंटरनेट से अगर कॉपी करने बैठूंगा तो ये महीनों के महीने लग जाएंगे। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, AWS को एक ईमेल करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मुझे स्नोबॉल दे दो। स्नोबॉल क्या होता है, एक तरह की बॉक्स की तरह होता है, ये देखो ये बॉक्स की तरह होता है और इसमें बहुत सारे हार्ड डिस्क होते हैं जो कि AWS आपको कुरियर करता है, मेल करता है और ये आपके पास आएगा। आपको क्या करना है कि इस तरह से अपने नेटवर्क में इसको कनेक्ट कर देना है। मतलब आपका जो डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें या डेटा सेंटर है उसमें ये कॉपी मतलब ये कनेक्ट करके इसमें लैन कनेक्ट कर देना है और पावर दे देनी है। तो जब आप लैन और पावर देते हैं तो लोकली कॉपी करना बहुत आसान है। तो ये समझ लो कि आपके नेटवर्क में आ गया और इसमें आपने सारा अपना डेटा कॉपी कर दिया, इनक्रिप्ट करके कॉपी कर दिया। एक बार डेटा कॉपी हो गया, कॉपी होने के बाद, ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कर। सो बेसिकली ये स्नोबॉल है, इस तरह के होते हैं स्नोबॉल्स, ठीक है। या फिर अगर आपके पास बहुत डेटा है, मतलब पेटाबाइट टेटाबाइट पेटाबाइट में डेटा है, तो कंपनीज आपको ट्रक भी भेजती है जिसमें हार्ड डिस्क कनेक्टेड होते हैं। और फिर इस तरह से आप ये देखो ये इसको 3 कैटेगरीज हैं इसकी। एक तो स्नोबॉल है, ठीक है, और दूसरा होता है स्नोबॉल एज, जिसमें आपको अगर आपके पास डेटा 50 TB से 80 TB है, टेराबाइट है, तो आप स्नोबॉल मंगा लीजिए। अगर आपका डेटा जो है आपके पास जो ऑन प्रीमाइसेस पे डेटा है 100 TB का है, 100 TB का, तो आप स्नोबॉल एज मंगा लीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास 100 पेटाबाइट डेटा है, या मतलब 100 TB मल्टीप्लाई बाई 100, यानी इतना डेटा है 100 पेटाबाइट, तो आप स्नो मोबाइल यानी कि ये जो ट्रक देख रहे हो ये ट्रक मंगा सकते हो। तो आपके पास जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डेटा है, उसके हिसाब से आप चीज़ें ये ऑर्डर कर सकते हो। तो ये AWS आपको भेजता है और आप अपना डेटा कॉपी कर देते हो, इसमें इस तरह से कॉपी कर देते हो और वापस इसको कुरियर कर देते हो AWS वालों के पास। तो AWS के पास जब डेटा जाता है, मतलब ये जाता है, तो वो लोकली कनेक्ट करके आपको S3 बकेट में आपका डेटा सारा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्नोबॉल काम करता है। वापस आते हैं। तो ये आपका स्नोबॉल हो गया। दूसरा है स्टोरेज गेटवे।
स्टोरेज गेटवे क्या है कि आपके पास अगर आपको कंटिन्यूअस डेटा कॉपी करनी है, कंटिन्यूअस जैसे होता है ना कि डेटा चेंज हो रहे हैं, कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है बार बार, सिर्फ स्टोरेज स्टोरेज चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप एक वीएम सेटअप करते हो। वीएम जिसको हम लोग स्टोरेज वीएम बोलते हैं। जैसे एक वीएम बना दिया गया, फिर एक ओएस बना दिया, और ओएस की को पता होता है कि डेटा कहाँ से, सोर्स कौन सा है और डेस्टिनेशन कौन सा है। तो सोर्स आपका आपके ऑन प्रीमाइसेस का डेटा होगा, और जो ऑन प्रीमाइसेस है वो S3 हो सकता है, या फिर और दूसरा कोई स्टोरेज ऑप्शन हो सकता है। तो ये क्या करता है, आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, आपने एक बार सेटअप कर दिया, ये आपके लिए कॉपी पेस्ट करता रहता है। तो ये आपका ऑन प्रीमाइसेस है और ये आपका क्लाउड है, तो ये क्लाउड पे डेटा हमेशा कॉपी करता रहेगा। तो ये स्टोरेज गेटवे है। उसके बाद टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स है, काइनेसिस है, ट्रांसफर एक्सेलरेशन है, तो ये सारे टूल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं AWS, जिसको हम लोग AWS मैनेज क्लाउड डेटा माइग्रेशन टूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज ऑप्शंस। तो यू आई डोंट हैव टू टेल यू अबाउट द स्टोरेज ऑप्शन ऑफ AWS, क्योंकि ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो आपके पास S3 है, आपके पास EC2 इंफेरियल स्टोर है, EBS है, सिंपल DB है, RDS है। तो ये सारे स्टोरेज ऑप्शन है। EFS है, EFS मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं बट EFS है। तो ये आइडियल यूज केसेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, और ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट है माइग्रेशन स्ट्रेटजी। तो माइग्रेशन स्ट्रेटजी में आपको अलग अलग टाइप की स्ट्रेटजी होती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं माइग्रेशन के लिए। तो जैसे कि एक है फॉर्कलिफ्ट माइग्रेशन स्ट्रेटजी। तो फॉर्कलिफ्ट माइग्रेशन स्ट्रेटजी में ये होता क्या है, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। तो फोर्कलिफ्ट माइग्रेशन क्या होता है कि सेल्फ कंटेंट एप्लीकेशन, टाइटली कपल्ड एप्लीकेशन और स्टेटलेस एप्लीकेशन अगर आपके पास है। देखो ये एप्लीकेशन के टाइप्स हैं, आई डोंट मैं इस पे बात नहीं करूंगा, आप एक बार जाके गूगल करो कि सेल्फ कंटेंट एप्लीकेशन क्या होता है। देखो सेल्फ कंटेंट का मतलब होता है कि सब कुछ, एप्लीकेशंस को जो जो कुछ चाहिए, जैसे डेटाबेस हो गया, या फिर हो सकता है कि इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हो, मैसेजिंग हो, ये सारी चीज़ें एक ही एप्लीकेशन में इनबिल्ट है, तो उसको हम लोग सेल्फ कंटेंट बोलते हैं। फिर टाइटली कपल्ड एप्लीकेशन क्या होता है, इसको आप एक बार गूगल करो, देखो क्या होता है ये। ठीक है। तो इस टाइप की एप्लीकेशन है या फिर स्टेटलेस एप्लीकेशन है, इसको अगर आपको माइग्रेट करना है, ठीक है, तो आप फोर्कलिफ्ट माइग्रेशन स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या है, श्रिंकिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर फुटप्रिंट, using this approach for a specific application types you have to worry less about the IT infrastructure। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेटजी है इसको आप यूज़ कर सकते हो, आपको ये बेनिफिट्स मिल सकता है। और नुकसान क्या है, माइट नॉट बी एबल टू टेक इमीडिएट एडवांटेज ऑफ स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द क्लाउड। तो जो क्लाउड का जो फीचर है, स्केल करना किसी भी लेवल तक, और इलास्टिसिटी मतलब बढ़ा के रखना, तो ये बेसिकली इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है अगर आप ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। दूसरा है आपका हाइब्रिड माइग्रेशन स्ट्रेटेजी। इसमें considering some parts of an application and moving them to the cloud while leaving other parts of the application in the place। मतलब आपके पास 10 एप्लीकेशन है, तो 10 में से 5 लेके जा रहे हो क्लाउड पे, और 5 आपके रहेंगे ऑन प्रीमाइसेस पे। तो इस कंडीशन की अगर आपके पास कोई माइग्रेशन आप कर रहे हो, तो आप हाइब्रिड माइग्रेशन यूज़ कर सकते हो। इसमें बेनिफिट्स क्या है, इसमें बेनिफिट्स क्या है कि लो रिस्क अप्रोच टू माइग्रेटिंग ऑफ एप्लीकेशन टू द क्लाउड, parts can be moved and optimized one at a time, reduced risk of unexpected behavior after migrations। ठीक है। और इसमें नुकसान क्या है कि टाइम टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगेन आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है, बट इट टेक्स टाइम। ठीक है। तो ये नुकसान है इसमें। तो ये दो मेथड्स मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपके पास आधा एप्लीकेशन क्लाउड पे छोड़ना चाहते हो, आधा है क्लाउड, आधा एप्लीकेशन ऑन प्रीमाइसेस पे, तो आप हाइब्रिड माइग्रेशन पे जाओ। अदरवाइज बाकियों के लिए आप फोर्कलिफ्ट माइग्रेशन स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और भी मार्केट में अवेलेबल है, बट मैंने दो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करनी चाहिए आपको, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद एप्लीकेशन माइग्रेशन ऑप्शंस में क्या होता है कि एक तो होता है कि लाइव माइग्रेशन होता है। लाइव इन द सेंस कि आपका एप्लीकेशन चलता रहना चाहिए, आपका यूज़र जैसे फ्लिपकार्ट है,
तो फ्लिपकार्ट है, तो अमेजन है। तो अमेजन क्या है कि अगर ये अपना वेबसाइट बंद करके माइग्रेट करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कस्टमर्स बहुत सारे चले जाएंगे, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, या बहुत नुकसान होगा। तो उस तरह के एप्लीकेशंस को माइग्रेट करने के लिए आपको लाइव माइग्रेशन करना है, यानी कि एक तरफ का आपका एप्लीकेशन चलता रहना चाहिए और दूसरी तरफ आपका माइग्रेशन होता रहेगा। तो इसमें क्या है कि द प्रोसेस ऑफ मूविंग अ रनिंग एप्लीकेशन फ्रॉम अ फिजिकल मशीन टू अ क्लाउड विदाउट डिसकनेक्टिंग द एप्लीकेशन, memory, network connectivity, storage of the virtual machines are replicated from the physical device to cloud। तो ये लाइव माइग्रेशन का मतलब होता है कि जैसा आपका एप्लीकेशन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में चल रहा है, जैसे मेरा एक फिजिकल, मान लेते हैं मेरा एक एप्लीकेशन है डेटा सेंटर में वीएम पे चल रहा है, तो वीएम की कॉपी पूरी उठाते हैं हम लोग, पूरी की पूरी कॉपी उठाते हैं और उसको पेस्ट कर देते हैं, मतलब पूरा सिस्टम ही कॉपी करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सहित कॉपी करते हैं और उसको AWS क्लाउड में EC2 इंस्टेंस पे डिप्लॉय कर देते हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है, लाइव माइग्रेशन। ठीक है। उसके बाद आता है होस्ट क्लोनिंग। इट इज़ अ क्लोनिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इमेजन एंड टिपिकली वन टाइम माइग्रेशन। ये भी जस्ट माइग्रेशन है। फिर उसका डेटा माइग्रेशन है, सिंक्रोनाइजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर स्टोरेज टाइप्स और फाइल फॉर्मेट टू द क्लाउड। तो ये बेसिकली डेटा कॉपिंग माइग्रेशन ऑप्शंस हैं। उसके बाद ऐप ऐप अगर आपका कंटेनराइजेशन है तो आप एन OS लेवल माइग्रेशन वर्चुअलाइजेशन मेथड फॉर डिप्लॉइंग एंड रनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। उसके बाद वीएम कन्वर्जन है, जैसे आपके वीएम चल रहे हैं और उस वीएम को लेके जाना है AWS क्लाउड पे, तो ये कैसे लेके जाएंगे, तो वीएम कन्वर्जन है। मैं भी आपको एग्जांपल वीएम का दिखाऊंगा यहाँ पे आगे चल के, कि वीएम को कैसे कन्वर्ट करके हम उसको AWS पे लेके आते हैं। तो ये चीज़ हम देखेंगे। ठीक है। तो सर ये ऐप कंटेनर मतलब ये कंटेनर क्या होता है सर? और यहाँ पे मैंने थोड़ा डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की है कि वीएम कन्वर्जन, होस्ट क्लोनिंग, ऐप कंटेनराइजेशन, लाइव माइग्रेशन, डेटा माइग्रेशन में क्या क्या होते हैं। तो ऐप कंटेनराइजेशन से आप पूछ रहे थे कि एजेंट ऑन सोर्स monitor source apps, containerize application and redeploy on provision target। जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास एक फिजिकल सर्वर है और आपके पास आपने AWS पे EC2 इंस्टेंस बना लिया और वहाँ पे अपनी एप्लीकेशंस को प्रोविजन कर दिया, सिर्फ एप्लीकेशंस को। सो दैट इज कॉल्ड ऐप कंटेनराइजेशन मेथड्स। ठीक है। लाइव माइग्रेशन में क्या है, ये सारे मेथड्स मैंने आपको जो एक्सप्लेन किए हैं वो सारी चीज़ें हैं। तो एक बार गो थ्रू कीजिएगा इसको एंड जस्ट लेट मी नो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। और आफ्टर माइग्रेशन, अगर आप माइग्रेशन एक बार आपका कंप्लीट हो चुका है, तो पोस्ट माइग्रेशन जो आप पूछ रहे थे वो क्या करते हैं हम लोग, लेवरेज दी क्लाउडिंग। आफ्टर माइग्रेटिंग योर एप्लीकेशन डोंट फॉरगेट टू रन द नेसेसरी टेस्ट। आपको टेस्ट करने हैं कि आपने एप्लीकेशन जो माइग्रेट किया है वो सही से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, परफॉर्मेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा, सिक्योरिटी सब ऑन द प्लेस है नहीं है, एंड कंफर्म एवरीथिंग इज इन प्लेस। आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है एंड रिसोर्स टू एक्सप्लोर द एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ द AWS क्लाउड। और जो आपने माइग्रेशन कर दिया है तो आप थोड़ा सा टाइम एक्सप्लोर करो AWS रिसोर्सेज पे, कि और भी कोई ऑप्शन है, रिसोर्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद आप हो सकता है कि आप AWS एंटरप्राइज सपोर्ट ले लें AWS से। तो AWS क्या करता है कि आपको एंटरप्राइज सपोर्ट में क्या करता है कि आपके ऑन बिहाफ ऑफ यू आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ये टेक केयर कर सकता है, आपके लिए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को ये देख सकता है। बट आपको एंटरप्राइज सपोर्ट लेना पड़ेगा और इसका इसके चार्जेस लगते हैं। अगर AWS आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करेंगे तो जहाँ तक मुझे याद है, मतलब ये थोड़ा महंगा होता है। तो अगर आपका कॉर्पोरेट लेवल है और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उस कंडीशन में आप एंटरप्राइज सपोर्ट ले सकते हैं। तो इसमें तीन तरह के सपोर्ट्स होते हैं। एक बेसिक सपोर्ट होता है। तो बेसिक सपोर्ट्स में आपको जो रिप्लाई आते हैं वो 24 घंटे के बाद आते हैं, 24 से 48 घंटे के बीच में। और जो डेवलपर सपोर्ट होता है, एंटरप्राइज सपोर्ट होता है, तो इसमें रिस्पॉन्स थोड़ा सा फास्ट होता है लेकिन इसके चार्जेस लगते हैं। तो ये ले सकते हो, एंटरप्राइज सपोर्ट ले सकते हो, या फिर और अदर सर्विसेज जैसे ऑटो स्केलिंग है, क्लाउड फ्रंट है, इलास्टिक है, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो सर्विसेज AWS के। उसके बाद मॉनिटर कर सकते हो। पोस्ट माइग्रेशन के बाद आपको मॉनिटरिंग करनी चाहिए आपके एप्लीकेशंस की,
चाहे क्लाउड वॉच सेटअप कर लो या फिर कोई और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर लो मॉनिटरिंग के लिए, जिससे आपको अपना एप्लीकेशंस मॉनिटर कर सको। एंड यूज़ क्लाउड माइग्रेशन मॉनिटरिंग टूल्स, जैसे कि मैंने क्लाउड वॉच के बारे में बताया, क्लाउड ट्रेल के बारे में बताया। ये सब क्लाउड क्लाउड रिलेटेड मॉनिटरिंग टूल्स हैं जी सर। जिसको यूज़ करके आप मॉनिटर कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। ठीक है। और चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं कि जब आप माइग्रेशन कर रहे हो तो कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं आपके पास, जैसे कि आपके पास डिटेल्स नहीं है, पूरी की पूरी डिटेल, मतलब आप डिटेल्स लैकिंग कर रहे हो, या फिर स्कोप ऑफ कंसर्निंग सिक्योरिटी, लैक ऑफ सिक्योरिटी कंसर्निंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिल रहा, कंप्लायंस है, तो ये हो सकता है कि ये चैलेंजेस आप फेस कर सको। लिमिटेड और नो एक्यूरेट टूल्स फॉर डिस्कवरिंग एंड प्रोसेस, मतलब हो सकता है कि आप माइग्रेट करो तो कुछ एप्लीकेशन ऐसा हो या फिर कुछ ऐसा सिस्टम हो जिसके पास आपके पास एक्यूरेट टूल नहीं है, या फिर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आपको चैलेंजेस हो इस सब चीज़ों के। या हो सकता है कि इनएक्यूरेट ऑन प्रीमाइसेस कॉस्ट, यानी कि जो ऑन प्रीमाइसेस पे कितनी कॉस्टिंग होती है, अब मैं AWS पे जाऊँगा तो कितनी कॉस्ट लगेगी, हो सकता है कि ये भी इन्फॉर्मेशन आपके पास ना हो। तो मेक श्योर सम ऑफ द चैलेंजेस फेस बाय द कंपनीज वाइल AWS माइग्रेशन, ये कंपनीज के द्वारा फेस किए गए कुछ चैलेंजेस हैं विच नीड टू बी ओवरकम। तो ये चैलेंजेस हो सकते हैं, और इसका डायरेक्ट डायरेक्ट कोई वर्क अराउंड डायरेक्ट डायरेक्ट कोई सोल्यूशन नहीं होता। इसके लिए आपको वर्क अराउंड करना होता है, यानी कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना होता है, तब जाके आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं। ठीक है। तो ये चैलेंजेस हैं। एंड माइग्रेशन सिनारियो, माइग्रेटिंग वेब एप्लीकेशन टू AWS क्लाउड, ये एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने अभी तक हमने जितने बात की है माइग्रेशन से रिलेटेड, वो चीज़ें हम, तो ये बिफोर माइग्रेशन है, यानी कि मेरा समझ लो कि ये मेरा डेटा सेंटर पे ये मेरा एप्लीकेशन चल रहा है। तो ये मेरा वेबसाइट है, ये मेरा लोड बैलेंसर है। लोड बैलेंसर हो सकता है कि मैंने अपने ऑन प्रेमाइसेस में HA प्रॉक्सी यूज़ किया हो, या हार्डवेयर लोड बैलेंसर यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो ये लोड बैलेंसर यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद अगेन लोड बैलेंसर है, और एप्लीकेशन सर्वर के लिए लोड बैलेंसर है, और यहाँ पे डेटाबेस चल रहा है, डेटाबेस और एप्लीकेशन सेटअप है यहाँ पे। तो ये मास्टर एंड स्लेव कॉन्सेप्ट्स में डेटाबेस है, तो इसको हमें AWS पे लेके जाना था। तो सेम चीज़ हमने ELB हमने पढ़ा हुआ है, राइट। तो ELB हमने सेटअप किया लोड बैलेंसर के लिए। फिर वेब सर्वर के लिए मैंने EC2 इंस्टांस सेटअप किया ऑटो स्केलिंग के अंदर। फिर मैंने लोड बैलेंसर लगाया। फिर उसके बाद इस लोड बैलेंसर के लिए मैंने लोड बैलेंसर लगाया। फिर मैंने एप्लीकेशन सेटअप के लिए मैंने अगेन EC2 इंस्टांस बनाए, उस पर एप्लीकेशन सर्वर डाला और इसको ऑटो स्केलिंग के अंदर रखा। तो ये हमने मूव कर दिया। उसके बाद फिर डेटाबेस के लिए हमने RDS यूज़ कर लिया, जिसमें हमने मल्टी AZ RDS डिप्लॉयमेंट किया, हमने डेटाबेस डिप्लॉयमेंट किया, और ये चीज़ें हमारा चल रहा है। और जो भी डेटा है वो डेटा हमने S3 पे भी मान लेते हैं कॉपी कर रहे हैं। तो इसके थ्रू हम क्लाउड फ्रंट के थ्रू भी हम अपने अलग अलग रीजन्स में अगर हमारे पास कस्टमर्स हैं तो उसको भी हम अपना प्रोवाइड कर सकते हैं डेटा या एप्लीकेशंस के रिसोर्सेज। तो इस तरह से देखिए आफ्टर ये AWS का फैक्टर हो गया, और ये आपका ऑन प्रीमाइसेस है। तो सिमिलर फैक्टर हमने यूज़ किया जस्ट फॉर, ये आपका एक सिंपल आर्किटेक्चर्स है, और इस सिंपल आर्किटेक्चर्स के लिए मैंने जो माइग्रेशन किया है वो सेम यूज़ किया। तो अगर आपकी कंपनीज में मतलब इंटरव्यू या फिर आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट है इस तरह की, तो लोड बैलेंसर के लिए लोड बैलेंसर, सर्वर के लिए सर्वर अंडर ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर के लिए अगेन लोड बैलेंसर, फिर सर्वर के लिए सर्वर EC2 इंस्टांस अंडर ऑटो स्केलिंग, डेटाबेस के लिए RDS डेटाबेस। तो ये आपने माइग्रेट कर लिया। ठीक है। और आपको अगर बोलता है कि कॉस्टिंग कितनी होगी, तो आप ये प्री कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके पास AWS का कैलकुलेटर है, वहाँ पे जाके देख सकते हो कि 2 EC2 इंस्टांस वेब सर्वर के लिए, 2 EC2 इंस्टांस ऐप सर्वर के लिए, RDS के लिए, S3 के लिए, क्लाउड फ्रंट के लिए कितना खर्चा आएगा मुझे, तो ये कैलकुलेट कर सकते हो कॉस्टिंग। तो ये बिफोर माइग्रेशन है, और ये आफ्टर माइग्रेशन हो गया। ठीक है। और ये कुछ यूज़ केसेस हैं, मतलब ये आपका आर्किटेक्चर्स हैं, और जो एग्जिस्टिंग यूज़ केसेस हैं ये है कि भाई ये जो कंपनी है इज़ अ कस्टमर फेसिंग, मतलब कस्टमर इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यूज़ कर रहे हैं, which serves a marketing portal and a customer management system. Customers, partners, and employees use the web application to collaborate with each other using rich web interface that can be viewed in standard internet browsers. तो बेसिकली ये वेबसाइट किस तरह से यूज़ होता है, कस्टमर किस तरह से इसको फेस करते हैं,
क्या कौन कौन से सर्विसेज यूज़ करते हैं, ये सारा यूज़ केस है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये मेरा रिक्वायरमेंट हम गैदर कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्या यूज़ कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है, और हमें उसको AWS पे जब लेके जाएंगे तो हमें सेम स्ट्रेटजी या सेम फीचर्स हमें देने होंगे AWS क्लाउड पे। एप्लीकेशन आर्किटेक्चर में क्या है, ये 3 टियर एप्लीकेशन है। तो 3 टियर है, तो 3 टियर कैसे हो गया, एक वेब सर्वर हो गया लेयर 1, एप्लीकेशन लेयर 2 और डेटाबेस लेयर 3। ये 3 टियर एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉयड है। तो ये हमने देखा 3 टियर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है मेरा, जिसमें मेरे जैसे मैंने आपको बताया कि वेब सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है और डेटाबेसेस है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, एक बार गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन ऑफ फॉर माइग्रेशन। तो कंपनी ए वुड लाइक टू मूव द वेब ऐप टू द क्लाउड इन्वायरमेंट फॉर 3 मेन रीजंस। तो ये बिजनेस गोल हो गया। ये कंपनी ए जो है उसका एक बिजनेस गोल है, किस लिए ये AWS पे आना चाहता है, वो चीज़ यहाँ पे मैंने बताई है। तो द कंपनी विशेस टू स्केल आउट द वेब एप्लीकेशन एंड एड्रेस द ग्रोइंग ट्रैफिक। अगेन जो हमने गोल पहला वाला पढ़ा था कि ये गोल हो सकता है, तो एक ग्रोइंग ट्रैफिक आ गया, या फिर वो उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो इसलिए वो क्लाउड पे आना चाहता है। तो ये बेसिकली दूसरा ऑप्शन है, दे वुड लाइक टू कट डाउन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बाय ऑटोमेटिंग डिप्लॉयमेंट्स। फिर फाइनली द कंपनी वुड लाइक टू स्पेंड एंड प्रोविजन एक्स्ट्रा कैपेसिटी ओनली व्हेन इट्स नीडेड, फॉर एग्जांपल व्हेन द रनिंग मार्केटिंग कैंपेन्स। सो इस कंडीशन में आपको ये दीज आर द मोटिवेशन जिसकी वजह से कंपनी ए क्लाउड इन्वायरमेंट पे आना चाहता है, ठीक है। उसमें उसके बाद हम माइग्रेशन के प्लान करेंगे, स्ट्रेटेजी करेंगे, एग्जीक्यूशंस कैसे करेंगे। तो पहले हमें क्लाउड असेसमेंट करना है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कॉस्टिंग देखनी है कि इतने सारे सर्वर्स डेटाबेसेस अगर AWS पे आते हैं तो इसकी कॉस्टिंग कितनी होगी। तो ये कॉस्ट असेसमेंट में हम ये देखेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। जो हम अगर AWS पे जाते हैं तो हमारा जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे आते हैं क्या वो फुल प्रूफ है कि नहीं, कभी डाउन तो होंगे तो नहीं, ये सारी चीज़ें हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं। फिर डेटा माइग्रेशन करते हैं। तो डेटा माइग्रेशन के लिए हम कुछ टूल, जैसे मैंने बताया कि आपको मैनेज्ड या AWS मैनेज्ड या अनमैनेज चीज़ें यूज़ करके आप डेटा माइग्रेट कर सकते हो AWS 3 अमेजन 3 पे S3 पे। उसके बाद एप्लीकेशन माइग्रेशन कैसे कर सकते हो। तो ये सारे प्लानिंग और उसके काम है। लेवरेज द क्लाउड एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पीछे। तो ठीक है, तो ये हो गया। अब ये कुछ माइग्रेशन सिनारियोज हैं जो कि मैंने यहाँ पे नोट आउट किए हुए हैं, आप एक एक करके जाके देख सकते हैं। किसी कंपनी ने अपना माइग्रेशन किया है, तो जैसे किसी कंपनी का बैच प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, तो वो AWS पे कैसे लेके आया, वो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे पूरा। ये कुछ यूज़ केसेस हैं किसी कंपनीज के। तो आप एक बार जाके इसको पढ़िए, देखिए कि ये किस तरह से इन्होंने कौन कौन से मेथड यूज़ किए हैं, कौन कौन से प्लानिंग यूज़ किए हैं, ये सारी चीज़ें, कौन कौन से असेसमेंट यूज़ किए हैं, कौन कौन से टूल यूज़ किए हैं, ये सारे जाके आपको देखना पड़ेगा। AWS सॉरी इन टॉपिक को क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम लोग करेंगे अभी आगे करके। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम EC2 इंस्टेंस को कैसे माइग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि हम VMs को कैसे माइग्रेट करते हैं, और एक आध हम सिनारियो तैयार करेंगे और सिनारियो को हम AWS पे लेके जाएंगे। तो वो एग्जाम्पल हमारा प्रैक्टिकल होगा, तो हम उसको करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जी सर।